हाँ, जय भीम साथियों, मैं हरिकेश्वर राम, सशक्त भारत चैनल से। आज हमारे साथ हैं एक्टिविस्ट, सोशल एक्टिविस्ट तपेश्वर कुमार जी। तो आज ये आए हैं तो बोले कि सर आपसे कुछ हमको प्रश्न करना है और आपका जवाब चाहिए। तो हमने कहा कि चलिए ठीक है, आपका जो मन में जो प्रश्न है तो बोलिए, उसका मैं जवाब दूंगा, है ना। तो उसी पर हम लोग आज बैठे। तो तपेश्वर जी, आपका क्या सवाल है, बोलिए, हम उस सवाल का जवाब देते हैं। सर, सबसे पहले तो मैं जानना ये चाहता हूँ कि प्रतिनिधित्व का मतलब क्या होता है। माने संविधान, हाँ, इलेक्टेड बॉडी जो चुन के जाता है, हाँ, वो प्रतिनिधि हुआ, हाँ। उसको किस तरह का प्रतिनिधित्व करना चाहिए, जरा इसको हमको डिटेल में बताया जाए। देखिए, संविधान में व्यवस्था है कि प्रतिनिधित्व को पूरा करने के लिए रिजर्वेशन का प्रावधान है, ठीक है। तो रिजर्वेशन 3 तरह का मूल रूप से है। पहला तो एक है कि पॉलिटिकल रिजर्वेशन। तो जो पॉलिटिकल रिजर्वेशन है, वो पॉलिटिकल क्षेत्र में विधानसभा और लोकसभा में प्रतिनिधित्व को पूरा करने के लिए, SC ST का प्रतिनिधित्व को पूरा करने के लिए। पूरा करने का मतलब क्या? पूरा करने का मतलब कि जिनका प्रतिनिधित्व जब नहीं हो रहा है सामान्य परिस्थिति में, तब मान लीजिए कि ठीक है। तो इसलिए वहां रिजर्वेशन को है। उसी तरह से आप नौकरी में भी देखिएगा, तो नौकरी में भी क्या लिखा हुआ, रिजर्वेशन यहाँ लिखा हुआ है 16(4) में। तो ये लिखा हुआ है कि आरक्षण किन को, जिनका प्रतिनिधित्व अपर्याप्त हो, उन पिछड़े वर्गों का जिनका प्रतिनिधित्व अपर्याप्त हो, उन्हीं को रिजर्वेशन देना। मतलब कि नौकरी में भी, राजनीति में भी और शिक्षा में भी, हर एक जगह रिप्रेजेंटेशन को पूरा करने के लिए आरक्षण की व्यवस्था है, ठीक है। आरक्षण एक व्यवस्था है और उसका मूल मकसद क्या है? प्रतिनिधित्व को पूरा करना। मतलब जिनका प्रतिनिधित्व कम है, उनका प्रतिनिधित्व को पूरा करना, ये मान लीजिए प्रतिनिधित्व कैसे, सक्षम प्रतिनिधित्व, निर्णायक प्रतिनिधित्व, ठीक है। तो आपका सवाल होता है कि जैसे ये 2 तरह के, एगो तो चयन करके जाते हैं, एगो चयनित होके जाते हैं विधानसभा और लोकसभा में, तो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव। तो चूंकि पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव अभी जो वर्तमान जो व्यवस्था है, तो वर्तमान व्यवस्था पॉलिटिकल प्रतिनिधित्व का क्या है? पार्टियां तय करती हैं, ठीक है। पार्टी आधारित चुनाव होता है। पार्टियां तय करती हैं कि हमारा रिजर्व सीट से कौन कौन मेरा कैंडिडेट होगा, आज जिसको टिकट देगी, और पार्टियों के बीच ही संघर्ष होता है, और संघर्ष में जो जीतेगा होगा तो वो किसी न किसी पार्टी का रहेगा। तो चूंकि पार्टी के बदौलत आदमी जीतता है, ठीक है, तो इसलिए वो पार्टी का प्रतिनिधित्व करता है, न कि समाज का प्रतिनिधित्व करता है। तो यही पर तो सर, जो अगर वो पार्टी का प्रतिनिधित्व करेगा, हाँ, तो SC ST का वो क्या प्रतिनिधित्व कर पाएगा? नहीं कर रहा, यही दिक्कत है ना। यही दिक्कत है कि जो पार्टी का प्रतिनिधित्व करेगा और जो चुनाव में जीत कर जाएगा, तो चूंकि वो उसमें सिर्फ शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के वोट से जीत के जाता नहीं है, वो तो संयुक्त इलेक्टोरल से जीत के जाता है। तो वोटर्स का भी अगर डर रहेगा तो शेड्यूल कास्ट से ज्यादा दूसरे से डरेगा, क्योंकि नहीं वोट करेगा, नहीं उसका काम करेगा तो हरा देगा, ठीक है। तो इसीलिए वो शेड्यूल कास्ट का काम कम करता है, पार्टी का काम अधिक करता है और दूसरे लोगों का काम अधिक करता है, ठीक है। ये लाचारी भी है, पॉलिटिकल कंपल्सन है, ये मानने की स्थिति है। वो समाज का काम नहीं करता। इसी ही वजह आप देखिएगा कि जितना भी ये सरकारी जो तंत्र है जो निर्णय लेता है, जैसे मान लीजिए कि स्कॉलरशिप का है, रिजर्वेशन प्रमोशन का मान लीजिए है, और जो ये उद्योग धंधा में जो पैसा लगाना है, जो ACP का पैसा है, ACP मतलब स्पेशल कंटीजेंट प्लान का पैसा शेड्यूल कास्ट का है, उस पैसा उसको सही ढंग से खर्च नहीं करके उसको पैसा को दूसर जगह कर देना। तो ये कौन करता है? सरकार करता है, ठीक है। और सरकार करती है कब? जब आपका प्रतिनिधि शेड्यूल कास्ट के नाम पर गया, वो बोलता नहीं। अगर वहां पर बोलता तो ऐसा काम उल्टा नहीं होता।
तो इसलिए वहां समस्या है। ठीक है, अब एक सवाल होता है कि भाई जो नौकरी पेशा में है, तो देखिए नौकरी पेशा में और पॉलिटिकल दोनों में अंतर है। क्योंकि नौकरी पेशा में जो आदमी गया है वो किसी को वोट से जीत के नहीं गया। यहाँ तो भाई वोटर साहब को वोट दिया तो उसके चलते प्रभावित होना कि नहीं वोट देंगे आप काम करेगा तो हमको हरा देगा। लेकिन यहाँ तो नौकरी में वो बात नहीं है। नौकरी में तो रिजर्वेशन के माध्यम से मान लीजिए कुछ लोग गया, कुछ लोग जनरल में गया, तो जो रिजर्वेशन के माध्यम से जो भी आदमी जाता है तो एक तो है कि समाज का प्रतिनिधित्व करने के लिए गया है, लेकिन मुख्य दायित्व क्या है वो तो सेकेंडरी हो गया। मुख्य दायित्व हो गया कि सरकार और व्यक्ति दोनों के बीच एक तरह से म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हुआ दोनों के बीच में, ताकि भाई तो सरकार आपको क्यों रखती है कि सरकार का जो आदेश होगा उसको इम्प्लीमेंटेशन कराइए। ठीक है, और आप नौकरी क्यों करते हैं सरकारी, कोई भी आदमी सरकारी चाहे कहीं भी नौकरी क्यों करता है, इसलिए कि हम कमाएंगे तो हम अपने बाल बच्चों को और परिवार को हम सही ढंग से मान ले कि ले चलेंगे, उसको हम सबसे सुविधा दे पाएंगे। यही ना है मेन एग्रीमेंट, तो यही है। ठीक है, लेकिन दूसरे लोगों के अलावे शेड्यूल कास्ट का एक अलग दायित्व है, शेड्यूल ट्राइब्स का एक अलग दायित्व है कि वो समाज के प्रतिनिधि के रूप में भी गया हुआ है, तो उसका एक्स्ट्रा दायित्व है दोनों के अलावे मान ले कि सरकारी ड्यूटी करना और परिवार को देखना। इसके अलावे तीसरा ड्यूटी भी नौकरी पेशा वालों को हो जाता है। तो नौकरी पे तीसरा ड्यूटी क्या है भाई, क्योंकि समाज के प्रतिनिधि के तौर पर गए हैं तो समाज का प्रतिनिधित्व भी करना है। ठीक है, तो अब सवाल होता है कि समाज का प्रतिनिधित्व हम वहां कैसे किया करेंगे, आप किस रूप में करेंगे, कैसे करेंगे। ठीक है, तो देखिए समाज में एक चल रहा है दो चीज। समाज कहता है कि पे बैक टू द सोसाइटी, मतलब जो आप कमा रहे हैं उसमें से कुछ हिस्सा समाज को दीजिए। ठीक है, तो समाज में किसको दीजिए, ये भी एक समस्या है पहला। और दूसरा मान लीजिए कि पे बैक टू सोसाइटी का अर्थ ये हुआ कि जो आपने शेड्यूल कास्ट के चलते हासिल किया है, जो भी हासिल किया है, तो अपने दायित्व का वहां निर्वहन करिए। तो आपका दायित्व क्या बनता है, वहां प्रतिनिधित्व के लिए गए हैं, तो जिस पद पर गए हैं, जिस ताकत से गए हैं, जितना भी आपको पावर है, क्योंकि सरकार के पावर है आपको ना, किसी को ज्यादा पावर है, किसी को कम पावर है। ठीक है, तो जिस रूप में आप हैं, जितनी क्षमता आपकी है, तो उस क्षमता के हिसाब से आप कम से कम इतना इंश्योर करिए कि आप जहां पर हैं वहां पर कोई भी निर्णय हो तो उसे शेड्यूल कास्ट के साथ अन्याय, बेईमानी और भेदभाव नहीं, उसको आप रोक दीजिए। ठीक है, किसी को मदद करने की जरूरत नहीं है। मदद करने का मतलब कि उसको लाभ पहुंचाना, लाभ भी नहीं पहुंचाना है, सिर्फ उसको बेईमानी से, अन्याय से और भेदभाव से मुक्त कर दीजिए। कोई भी मामला आपके पास आया तो कहे कि नहीं, अगर शेड्यूल कास्ट का कोई मैटर है, आप कोई शेड्यूल कास्ट के चलते उसके साथ भेदभाव करना चाह रहा है, तो आप वहां इंश्योर करिए कि उसके साथ भेदभाव नहीं हो। तो आपका प्रतिनिधित्व का मतलब वहां ये है। ऐसा नहीं कि आपका वेतन से 10% निकाल के किसी को आप दे दीजिए, क्योंकि वेतन परिवार का है, वेतन परिवार का है, परिवार के लिए आप वेतन नौकरी करते हैं, सरकार का जो करते हैं, और सरकार आपको इसलिए रखी है कि आप सरकार के काम करें, सरकार के आदेशों का अनुपालन करें, दोनों चीज हुआ। तो सरकार के आदेश का अनुपालन करना और अपने परिवार को भी मान लेके देखना, ये आपका दोनों के बीच अंडरस्टैंडिंग यही है। ठीक है, अच्छा सर, कहीं आपको लगता ऐसा नहीं है कि आजादी का 70 साल बीत गया, 70-75 साल बीत रहा, और आपके शेड्यूल कास्ट को, शेड्यूल ट्राइब्स को अभी भी प्रतिनिधित्व की जरूरत पड़ती है, इसका मतलब है ऐसा कहीं नहीं फील होता है कि कहीं न कहीं नेतृत्व में खामियां है? देखिए प्रतिनिधित्व तो हर हाल में होना चाहिए। जहां प्रतिनिधित्व नहीं होगा किसी भी वर्ग का, किसी भी कहीं भी कोई निर्णय हो रहा है, कहीं भी मीटिंग हो रहा है, कहीं निर्णय पर पहुंचना है, तो अगर सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व जब नहीं रहेगा तो वहां सही निर्णय नहीं होगा। नहीं, मेरा समझ गया आपकी बात, हम समझ गए। क्वेश्चन ये है सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि आजादी हुए 70-75 साल बीत गया, और अभी भी आपको आरक्षण चाहिए, तो क्यों चाहिए? क्या है कि आपको 70-75 साल तक उस स्टेज तक नहीं पहुंचने दिया गया कि वहां से आपको आरक्षण की जरूरत ना पड़ती, है ना? लेकिन आज भी आपको आरक्षण का जरूरत पड़ रहा है। इसका मतलब ये मतलब हुआ कि कहीं न कहीं नेतृत्व जो कर रहे हैं, जो हमारे लीडर हैं, उसको सही मायने में इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया गया। नहीं,
कहने का मतलब ये हुआ कि आपकी स्थिति वैसी नहीं हो पाई कि बिना आरक्षण के आपका प्रतिनिधित्व पूरा हो सके। ये समझ लीजिए कि अगर आरक्षण के बिना अगर आपका प्रतिनिधित्व पूरा जिस दिन होने लगेगा उस दिन स्वाभाविक रूप से आरक्षण की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन वो स्थिति आने नहीं दिया जा रहा है। वही बात है, वो स्थिति आने नहीं दिया जा रहा है। तो जो सत्ताधारी लोग हैं, जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं और नेतृत्व जो है, जिसको नेतृत्व कर लीजिए या प्रतिनिधित्व कर लीजिए, ठीक है, तो जो चाहते हैं, जिनका वर्चस्व हमेशा समाज पर रहा है और आज भी प्रभावशाली है, आज भी उनका वर्चस्व है, तो वो चाहते हैं कि हम एससी एसटी को प्रतिनिधित्व करने ही नहीं दें। नाम के लिए आप आए हैं, नौकरी करिए, वेतन लीजिए, घरे जाइए। विधायक है, मंत्री बनिए, वेतन लीजिए, घरे जाइए। समाज के बारे में आप मत सोचिए, समाज का प्रतिनिधित्व करने के बारे में आप सोचिए नहीं। सोचिएगा तो आपको वहां से दुखदायी होना पड़ेगा, दुख का कारण आपका बनना पड़ेगा, दुखी आपको होकर हटाया जाएगा आपको। तो ये हमारी स्थिति, इसलिए कि अभी भी और समाज उतना भी जागरूक नहीं हुआ है, उस लेवल में नहीं पहुंचा है, जिसके कारण ये सब परेशानी है। लेकिन हमको लगता है कि पॉजिटिव वे में देखना चाहिए। आज और 20 साल पहले बहुत परिवर्तन हुआ है। हम लोग जब इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ते थे तो पूरा सीट नहीं इंजीनियरिंग कॉलेज में भरता था। पटना इंजीनियरिंग कॉलेज छोड़ के दूसरे इंजीनियरिंग कॉलेज में सीट नहीं भरता था। और पटना इंजीनियरिंग कॉलेज में इसलिए भरता था कि पटना यूनिवर्सिटी का 50% सीट रहता था। पटना यूनिवर्सिटी जो आईसी किया रहता था उसको सीट रहता था मार्क्स बेसिस पर, तब उधर से नहीं हुआ तो मार्क्स बेसिस पर हो जाता था, दूसरी जगह नहीं होता था। आज स्थिति क्या है? वो आज तो स्थिति ये है। और हम लोग बताते, जब नौकरी हम लोग को हुई थी, आपको बताते हैं कि 1979 में नौकरी हुई थी इंजीनियरों का। कर्पूरी जी ने कहा कि भाई जो भी डिग्री लेके आया है, डिप्लोमा में लेके आया, तो कागज पत्र लेके आओ और बहाल हो जाए, ठीक है। तो उस समय 1000 असिस्टेंट इंजीनियर की बहाली हुई थी इरिगेशन डिपार्टमेंट में। और बड़ा ताजुब की बात, उसमें मात्र 12 आदमी शेड्यूल कास्ट के थे, मात्र 12 आदमी। 1000 में 12 आदमी डिग्री होल्डर मान लेते थे, तो सोचिए कितना कम थे, बहुत कम थे ना। अच्छा, अब देखिए कितना परिवर्तन हुआ। अभी मान लें कि 2022 में अभी असिस्टेंट इंजीनियर का बहाली हुआ, ठीक है। और ये स्थिति मान लें कि हो गया कि इसमें महिलाओं को भी मान लें कि रिजर्वेशन हो गया, उसी में मान लें कि हॉरिजॉन्टल। और आज स्थिति है कि शेड्यूल कास्ट के सभी का नौकरी हुआ नहीं, छठा, महिलाओं में भी छठी। तो कहने का मतलब कि लेवल तो बढ़ा, पहले आदमी नहीं मिलता था और आज आपको इतना ओवरफ्लो हो रहा है कि आपका आदमी छट रहा है, इंजीनियरिंग को पूरा सीट हो रहा है, सब पढ़ रहा है, तो चीज तो हुआ है। लेकिन इतना ही से काम नहीं चलेगा। और मान लीजिए जो नया पीढ़ी आ रहा है ना, वो ज्यादा इंटेलिजेंट हो रहा है धीरे धीरे। हमको लगता है कि 10-15 साल में स्थिति बहुत चेंज हो जाएगा। और प्रतिनिधित्व तो आज भी कर रहा है। एक विधायक का सीट खाली है, एमपी का सीट खाली, सब तो भरा है ना। प्रतिनिधित्व तो वहां पूरा है, लेकिन सक्षम नहीं, निर्णायक नहीं, सक्षम और निर्णायक नहीं है। जिस दिन वो प्रतिनिधित्व सक्षम हो जाएगा, निर्णायक होने लगेगा, तो समाज के साथ भेदभाव बेईमानी मिट जाएगा। वो तो शुरू में ही आपके द्वारा बताया गया। हाँ, तो जब मिट जाएगा, पार्टी का विधायक है भाई, हाँ, तो प्रतिनिधि उसका है ना। एक्चुअली सीट तो रहता है SC ST का सर। हाँ, प्रतिनिधित्व तो SC ST हाँ, लेकिन चूंकि जो प्रणाली है चुनाव प्रणाली, तो उसमें पार्टियों का महत्व ज्यादा हो जाता है, पार्टियों की गोलबंदी हो जाता है, गठबंधन मालिक हो जाता है, तो उसको जो जिसको टिकट मिलेगा वही जीत के आता है। अगर अपने बदौलत ऐसे फ्री कर देता है कि जो जीत के आएगा अपने करेगा। लेकिन एक चीज और बता देते हैं कि जो पूना पैक्ट होता है ना, उसमें एक और व्यवस्था था कि शेड्यूल कास्ट के क्षेत्र में जो भी मानेंगे, तो उस क्षेत्र से पहले लड़ाया जाए सिर्फ शेड्यूल कास्ट, और उसमें से 4 आदमी को सिलेक्शन किया जाए, 1 से 4 तक जिसका वोट आया, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ठीक है। तो इन्हीं लोगों को अगला चुनाव में लड़ाया जाए। उस क्षेत्र से यही 4 आदमी लड़े, जो अब पहला चुनाव हुआ सिर्फ शेड्यूल कास्ट के लोग उसको वोट करेगा। तो सिर्फ शेड्यूल कास्ट के वोट से जो 1 से 4था पोजीशन तक रहेगा, मेन इलेक्शन में वही चारों भाग लेगा, और उसमें से जो जीत गया जाएगा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कि शेड्यूल कास्ट को जो कम से कम 4 गो मिल रहेगा, उसी में से कोई जाएगा। मतलब शेड्यूल कास्ट का भी वोट पाना अनिवार्य है, तब जीत के जाएगा, तब मान लेके चेंज होगा। तो ये है पुनः प्रश्न, लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं, तो भी एक लड़ाई है ना। तो हमारा कहने का मतलब है कि समाज
अगर प्रतिनिधित्व चाहिए और नौकरी पेशा वाले लोगों को समाज का प्रतिनिधित्व, ऐसा नहीं है कि आप पैसा दे दीजिए किसी को, पे बैक टू सोसाइटी का मतलब नहीं हुआ कि अपना वेतन का, अपना परिवार का पैसा जो है वो काट के आप दूसरे को दे दीजिए, चंदा दे दीजिए, ये मतलब नहीं है। मतलब ये है कि अब जहाँ पर है, जिस रूप में है, जिस पद पर है, वहां पर समाज का प्रतिनिधित्व आप शुरू कर दीजिए और वहां पर देखिए कि हमारे लोगों के साथ कहीं बेईमानी तो नहीं हो रहा है, कहीं कहीं भेदभाव तो नहीं हो रहा, कहीं अन्याय तो नहीं हो रहा। इतना अगर आप देख लीजिएगा तो समाज आगे बढ़ेगा। प्रतिनिधित्व का मतलब यही होता है कि आप समाज को प्रतिनिधित्व इसीलिए दिया भी गया है कि आप समाज को बेईमानी से, भेदभाव से और अन्याय से आप मुक्त करा दीजिए, अन्यथा कोई जरूरत नहीं था, प्रतिनिधित्व का कोई मतलब नहीं था। तो खैर चलिए आज इतना ही। जय भीम, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। चलिए।